Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 27th of August 2021। 27 अगस्त 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो फ्रॉम योर साइड एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। साथ ही आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट है उसमें हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की लिंक मिल जाएगी, तो यू कैन जॉइन अस देयर एज वेल। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एंटी डंपिंग ड्यूटी। सबसे ज़्यादा इनमें से अच्छे से कौन सी चीज़ एंटी डंपिंग ड्यूटी को एक्सप्लेन कर रहा है? ऑप्शंस आर ए, it is a protectionist tariff imposed on foreign imports that are priced below their fair market value. B, an import tax imposed on certain goods in order to prevent the piracy. C, it is the tax imposed on the import of the goods pertaining to core industrial sectors. या D, none of the statements A, B, C are correct. So this is question number 1. Question number 2 is the agreement on trade related investment measures. The agreement on trade related investment measures TRIMS is associated with. किसके साथ TRIMS associated है? Options are A, current account convertibility, B, domestic regulations a country applies to foreign investors, C, most favored nations principle, या D, duty free international market access for developing countries। तो आपको बताने में से कौन सी चीज़ बेस्ट रिलेटेड है ट्रिम्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स यू हैव टू आंसर मी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज सेइंग दैट द करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी मीन्स फ्रीडम टू कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी एंड वाइस वर्सा फॉर ट्रेड इन गुड्स एंड इनविजिबल्स। स्टेटमेंट 2 कह रहा है अंडर करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी फॉर रुपी एन एक्सपोर्टर कैन सेल द ऑल द फॉरेन करेंसी ही ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपोर्टिंग अ कमोडिटी एट द मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट इन इंडिया। सी, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है देर इज अ पार्शियल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इन इंडिया, है ना, देर इज अ पार्शियल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इन इंडिया। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। लेट मी टेल यू दी आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस। आप पॉज करके आंसर अपनी तरफ से करिएगा, बट लेट मी टेल यू दी आंसर्स एज वेल। पहला सवाल था एंटी डंपिंग ड्यूटी, इसका करेक्ट आंसर है ए, इट इज़ अ प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ विच इज इम्पोज्ड ऑन द फॉरेन इम्पोर्ट्स दैट आर प्राइज्ड बिलो देयर फेयर मार्केट वैल्यू। बिल्कुल सही बात है, ये मैंने कई बार आपको कंसेप्ट समझाया है। एंटी डंपिंग ड्यूटी मतलब डंपिंग से बचाने के लिए जो अलग से टैरिफ कंट्री इम्पोज करती है। डंपिंग क्या होता है? जब दूसरी कंट्री क्या करती है, कम वैल्यू पे गुड्स को आपकी कंट्री में सेल करने की कोशिश करती है, ठीक है ना। दूसरा जो है एक सब्सिडी वाला भी होता है। इस पहले केस में याद रखिएगा, मैंने बताया था आपको कि कई बार क्या होता है कंट्रीज सब्सिडी प्रोवाइड करती हैं जिसके कारण से उनकी वैल्यू घट जाती है, फिर वो दूसरी कंट्री में घटे हुए प्राइस पे सेल करते हैं। जो सब्सिडी के कारण जब प्राइस घटता है और दूसरी कंट्री जब उसको बचाने के लिए टैरिफ लगाती है तो उसको काउंटर वेलिंग ड्यूटी बोलते हैं। तो याद रखिएगा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग तब होता है जब जानबूझ करके वो प्राइस घटा देते हैं, बिना सब्सिडी के किसी चीज़ के वो प्राइस घटाते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा था मैंने, ट्रिम्स किसके साथ रिलेटेड है? तो बेसिकली ट्रिम्स रिलेटेड है बी, डोमेस्टिक रेगुलेशंस विच अ कंट्री अप्लाइज टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर जो डोमेस्टिक रिस्ट्रिक्शंस लगाती है कंट्री, उनसे रिलेटेड है ट्रिम्स। तीसरा सवाल मैंने पूछा था कि करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के रिगार्डिंग। अब देखो ये एलिमिनेशन टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसमें 3 स्टेटमेंट है। 3 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन में मुझे केवल तीसरा स्टेटमेंट अगर पता है, सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट, देयर इज अ पार्शियल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इन इंडिया, तो मुझे बिल्कुल एकदम नॉलेज है। देखो आपको करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको बस एक ही चीज़ याद कर लो कि इंडिया में फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है 1993 से, 1993 से इंडिया में फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। जैसे ही आपको ये स्टेटमेंट पता है, आपको समझ में आ गया कि भैया थर्ड स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है कि गलत है, लेकिन मुझे इतना पता कि थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो तुरंत आप जाके ऑप्शंस देखो तो 3 ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए। आंसर विल बी ए, 1 एंड 2। अब आपको बिल्कुल नहीं पता कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही थे या नहीं थे, बट आपको ये 100% पता है कि आपका आंसर सही है, ठीक है ना। इफ यू आर श्योर फॉर वन स्टेटमेंट, बिलीव मी 75% ऑफ योर टास्क इज ऑलरेडी डन, है ना। अगर आपको एक स्टेटमेंट, स्पेशली अगर 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, और अगर आपने एक स्टेटमेंट को भी अच्छे से आप समझ गए कि मेरे से ये बनता है या नहीं बनता है, तो फिर आप वो क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये आपको थोड़ा ट्रिक मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आप आगे जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपको किस तरीके से ये पता होना चाहिए। आगे मूव करते हैं, आज के मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं।
आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है कि इंडिया नीड्स टू चेंज इट्स फॉरेन डिप्लोमेसी, इंडिया नीड्स टू चेंज इट्स फॉरेन डिप्लोमेसी स्पेशली आफ्टर सीइंग इट्स रोल इन द अफगानिस्तान क्राइसिस। अफगानिस्तान क्राइसिस में जो रोल इंडिया का रहा है उसको देख करके समझ में आता है कि इंडिया को जो उसकी फॉरेन डिप्लोमेसी है उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है, इसको आप लिखिए, डिस्कस दिस स्टेटमेंट, इंडिया नीड्स टू चेंज इट्स फॉरेन डिप्लोमेसी स्पेशली आफ्टर सीइंग इट्स रोल इन द अफगानिस्तान क्राइसिस। तो इस क्राइसिस में जो रोल रहा है, जो मतलब इसका एक तरीके से इसका एटीट्यूड रहा है इंडिया का, उसको देख करके आपको क्या लगता है कि किस तरीके से अपनी फॉरेन स्ट्रैटेजी को चेंज करने की जरूरत है इंडिया को, ये आपको लिखना है। दिस इज द क्वेश्चन टू यू। आज के न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं। तो पहली जो न्यूज़ है वो है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। तो कल मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। पहला जो चीज़ मैंने आपको कल बताया था वो ये बताया था कि इंडिया ने एफआरपी इंक्रीज़ किया है, यानी गवर्नमेंट ने फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस इंक्रीज़ किए हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो होता है वो शुगर केन के केस में होता है। कल मैंने आपको एक लिंक बताई थी कि पहले जो फार्मर्स होते हैं, शुगर केन ग्रोअर्स होते हैं, उनके थ्रू आता है मिल्स के पास, मिल्स फिर मान लो गवर्नमेंट अगर प्रोक्योर कर रही है तो उसके पास, तो शुगर को, तो फार्मर्स को जो सब्सिडी मिलती है, यानी कि फार्मर्स को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है वो एफआरपी कहलाता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस कहलाता है। ठीक है ना, मतलब कि उस बेसिक प्राइस से नीचे प्राइस पे नहीं खरीदना है बाय द मिल ओनर्स। और शुगर मिल ओनर्स से जो शुगर खरीदी जाती है वो एमएसपी पे खरीदी जाती है। कल मैंने आपको यही बताया था कि शुगर के लिए एमएसपी यूज़ होता है, शुगर केन के लिए एफआरपी टर्म यूज़ होता है। तो एफआरपी क्या है, तो एफआरपी वही है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ये वो मिनिमम प्राइस है जिसमें शुगर मिल्स खरीदते हैं शुगर केन फ्रॉम द फार्मर्स। तो शुगर केन, कल मैंने बताया था ना, मिल ओनर्स यही कह रहे थे कि भैया चूंकि आपने एफआरपी इंक्रीज किया है, मतलब कि हमको जो पैसा देना पड़ेगा फार्मर्स को इन ऑर्डर टू परचेज शुगर केन वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप हमारे शुगर की भी सब्सिडी को इंक्रीज करिए, शुगर केन की भी एमएसपी को इंक्रीज करिए। ठीक है ना, ये बातचीत कल हो रही थी। अब आपको ये याद रखना है कि एफआरपी जो डिटरमाइन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ सीएसीपी। तो ये आपको बेसिक कुछ फैक्ट्स याद रखना है कि सीएसीपी के रिकमेंडेशन पे ही सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या एफआरपी होना चाहिए। सीएसीपी क्या है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइजेस। सीएसीपी क्या है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइजेस। अब ये जो एफआरपी है ये डिटरमाइन कैसे होती है, तो मैंने आपको बताया था रिकमेंडेशन द सीएसीपी का, लेकिन उसको डिटरमाइन करने का जो फॉर्मूला है दैट इज डिटरमाइंड अंडर द शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर, शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर। और इसको अनाउंस कौन करता है, सीसीई, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। फाइनली इसका जो अनाउंसमेंट होता है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि एफआरपी इज अनाउंस्ड बाय, तो अनाउंस्ड बाय सीसीईए, रिकमेंडेड बाय सीएसीपी। तो ये आपको थोड़ा डिफरेंस याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है, अनाउंस्ड का भी क्वेश्चन आ चुका है, रिकमेंडेड का भी क्वेश्चन आ चुका है। रिकमेंडेड के केस में सीएसीपी, अनाउंस्ड बाय सीसीईए। सीसीईए को हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। ठीक है ना। दूसरी जो न्यूज़ है वो है चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। व्हाट इज दिस चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स? तो रिसेंटली यूनिसेफ ने फ्राइडेज विद फ्यूचर के साथ लॉन्च किया एक नई रिपोर्ट। यूनिसेफ ने लॉन्च की एक नई रिपोर्ट विद द फ्राइडेज विद फ्यूचर। इस रिपोर्ट का नाम है द क्लाइमेट क्राइसिस इज अ चाइल्ड्स राइट क्राइसिस। क्लाइमेट क्राइसिस इज द चाइल्ड्स राइट क्राइसिस। तो ये बेसिकली चीज़ है जो कि रिपोर्ट है जो कि अभी रिसेंटली आई है। यूनिसेफ ने फ्राइडेज विद फ्यूचर के साथ ये रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट ने एक नया इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया है, उस इंडेक्स का नाम है चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। याद रखिएगा, इसी रिपोर्ट में इंट्रोड्यूस हुआ है ये नया कंसेप्ट, इसी रिपोर्ट में इंट्रोड्यूस हुआ है ये नया इंडेक्स जिसका नाम है चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। एक कंपोजिट इंडेक्स है जो कि रैंक करता है नेशंस को बेस्ड ऑन चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू क्लाइमेट शॉक्स, providing the first comprehensive look at how exactly the children are affected by the climate crisis। तो बेसिकली इस रिपोर्ट में, इस इंडेक्स में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जो चिल्ड्रंस हैं उनको क्लाइमेट चेंज के साथ शॉक, किस तरीके से दे आर एक्सपोज्ड टू क्लाइमेटिक शॉक्स एंड व्हाट इज हाउ एग्जैक्टली चिल्ड्रंस आर अफेक्टेड बाय द क्लाइमेटिक क्राइसिस। तो क्लाइमेट क्राइसिस से एग्जैक्टली किस तरीके से इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता है, ये सारी चीज़ें इस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में आती हैं। ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेटली, अब इस रिपोर्ट की कुछ फाइंडिंग्स है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन चिल्ड्रन, नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स चाइल्ड पॉपुलेशन लिव इन कंट्रीज दैट आर एट एक्सट्रीमली हाई रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट इम्पैक्ट्स। अब इस रिपोर्ट में ये पता चला है कि 1 बिलियन बच्चे, 1 बिलियन चिल्ड्रन आर लिविंग इन दोज कंट्रीज विच आर एट एक्सट्रीमली हाई रिस्क क्लाइमेटिक इम्पैक्ट कंट्रीज। ठीक है ना।
Almost every single child on the planet has been exposed to at least one climate or environmental stressor such as air pollution, flooding, heat wave, tropical storms, flooding और drought. तो कम से कम एक बच्चा every single child on this planet has been exposed to at least one of these environmental stressors. एटलीस्ट एक इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर तो झेल ही चुका है, चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे फ्लडिंग हो, चाहे ट्रॉपिकल स्टॉर्म हो, चाहे हीट वेव हो, चाहे फ्लडिंग हो या ड्रॉट हो. The report found that children are highly exposed to extremely high levels of air pollution, water scarcity, heat waves, vector-borne diseases, tropical storms and coastal flooding. तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ स्ट्रेसर्स हैं जहाँ पे काफ़ी exposed हैं बच्चे. Children are exposed to these environmental stresses. एंड द 33 एक्सट्रीमली हाई रिस्क कंट्रीज़ जो हैं चिल्ड्रन के लिए वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चैड, नाइजीरिया, गिनी बिसू, ये कंट्रीज़ हैं. लेकिन इनका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बहुत कम है. तो एमिशन इन कंट्री से कम है लेकिन एक्सपोज सबसे अधिक यहीं के बच्चे हैं. तो मतलब ये भी दिखाता है कि किस तरीके से करे कोई और भरे कोई और वाली फिलॉसफी है. ये करा किसने और ने और भरा किसी और ने, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे सही हो रही है. The Global Manufacturing Risk Index 2021 has been released. तो Global Manufacturing Risk Index 2021 जो है वो रिलीज हुआ है अभी रिसेंटली, और उसमें ये पता चला है कि ये रिलीज किसने किया है. पहली चीज़ तो यूएस बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड नाम की एक संस्था है, कुशमैन एंड वेकफील्ड, उसने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स निकाला है. उसमें ये पता चला है कि बेसिकली कौन सी लोकेशंस हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रिफर्ड हैं इस समय, कौन सी लोकेशंस प्रिफर की जा रही हैं. तो बेसिकली 4 पैरामीटर्स देखे जाते हैं इसमें: कंट्रीज कैपेबिलिटी टू रीस्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस इन्वायरमेंट, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड रिस्क. मतलब 4 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं: कंट्रीज कैपेबिलिटी टू रीस्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस इन्वायरमेंट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल रिस्क्स जो हैं वो सारी चीज़ें. तो इन 4 पैरामीटर्स पे ये बनाया गया है. अब इसमें फाइंडिंग क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स को ओवरटेक कर लिया है किस कंट्री ने? इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है यूनाइटेड स्टेट्स को. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर. एंड इंडिया जो है वो सेकेंड मोस्ट सॉट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बन गई है ग्लोबली अगर आप देखें तो सेकेंड मोस्ट सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन कौन बन गया है? इंडिया बन गया है आफ्टर चाइना. सबसे ज़्यादा अभी भी चाइना है, चाइना कम हुआ है फिर भी चाइना सबसे ज़्यादा है. यूएसए को ओवरटेक करके इंडिया जो है सेकेंड मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन बन गया है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग. दैट इज अगेन यू हैव टू रिमेंबर. अगली न्यूज़ है यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान. यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन ऑन अफगानिस्तान. तो क्या है ये यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान? यूनामा जो है इट्स अ यूनाइटेड नेशन स्पेशल पॉलिटिकल मिशन एस्टैब्लिश्ड टू असिस्ट द स्टेट एंड द पीपल ऑफ अफगानिस्तान इन लेयरिंग द फाउंडेशंस फॉर सस्टेनेबल पीस एंड डेवलपमेंट. यानी कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा एक मिशन बनाया गया है, असिस्टेंस मिशन बनाया गया है अफगानिस्तान के लिए और वहाँ के लोगों के लिए, ताकि वहाँ पे पीस का इस्टेब्लिशमेंट हो सके, डेवलपमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हो सके, सस्टेनेबल पीस एंड डेवलपमेंट वहाँ पे रह सके. अब एक्चुअली में जो यूनामा था वो इस्टेब्लिश किया गया था 2002 में. आप सबको पता होगा कि 2001 में वहाँ पे अमेरिका अटैक करता, उसके बाद ये रिजीम चेंज के बाद यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी मिशन ये बनाया गया था, असिस्टेंस मिशन बनाया गया था. और ये जो यूनामा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1401, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1401 के अंतर्गत बनाया गया था. एंड इसका जो ओरिजिनल मैंडेट था टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बॉन एग्रीमेंट. एक्चुअली में एक बॉन एग्रीमेंट हुआ था. बॉन एग्रीमेंट बेसिकली एग्रीमेंट 2001 में हुआ था एंड ये बेसिकली अफगानिस्तान के लिए ही हुआ था फॉलोइंग द अटैक ऑफ यूएस के इन्वेजन के बाद वहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ था फॉर एस्टैब्लिशिंग सस्टेनेबल पीस इन अफगानिस्तान एंड दैट वाज द बॉन एग्रीमेंट. और उस बॉन एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूनामा मिशन ये जो है बनाया गया था. इसका जो हेडक्वार्टर रखा गया था वो काबुल अफगानिस्तान में रखा गया था. द हेडक्वार्टर वॉज केप्ट इन काबुल अफगानिस्तान. तो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं. प्राइवेसी इन्वेजन. अब हाई कोर्ट ने कहा है कि एक एक्टर थे, बेसिकली बंगाली एक्ट्रेस थी जिनकी कुछ वीडियोस थे जो भी था उसको अपलोड कर दिया गया था एंड कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन्होंने उनकी परमिशन के बिना वो वीडियो अपलोड कर दिया. सो द एक्टर इज डिमांडिंग बेसिकली द डिलीशन ऑफ दैट वीडियो जो दूसरी वेबसाइट्स ने अपलोड किया है. अब ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना है द राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड्स द राइट टू बी फॉरगॉटन. ये बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड्स द राइट टू बी फॉरगॉटन एंड द राइट टू बी लेफ्ट अलोन। राइट टू प्राइवेसी के ही दो पार्ट हैं, एक है राइट टू बी फॉरगॉटन एंड राइट टू बी लेफ्ट अलोन। ये भी आपका अधिकार है कि आप चाहें तो कोई भी वेबसाइट जो है आपकी परमिशन का, आपका अगर कोई कंटेंट है तो उसको डिलीट करना ज़रूरी है, दैट इज़ नेसेसरी। एंड राइट टू बी फॉरगॉटन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द राइट टू प्राइवेसी। और स्पेशली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, चाहे यूट्यूब हो चाहे वेबसाइट्स हो, इनको ऐसे ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट या भी जो भी विदाउट कंसेंट के मटेरियल्स हैं उनको रिमूव करना ज़रूरी है। अगर वो एक्टर, अगर वो पर्सन बोलता है तो उसको रिमूव करना ज़रूरी है। That is the thing which is important in this article. I hope you got clarity regarding that as well. आगे मूव करते हैं। आगे आपने देखा होगा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिसमें कि आपका एडिटोरियल्स पार्ट में हम आएंगे। पहला एडिटोरियल जो आज का है वो है फाइंडिंग इंडियाज़ वॉइस ऑन अफगानिस्तान। आज का जो मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है वो इसी आर्टिकल पे बेस्ड है। सुहासिनी हैदर द्वारा जो आर्टिकल है ये लिखा गया है ना। सुब्रमण्यम स्वामी आप सब जानते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी हैं सुहासिनी हैदर, एंड उनके द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल है फाइंडिंग इंडियाज़ वॉइस ऑन अफगानिस्तान। अब ये जो आर्टिकल है इसमें सबसे पहले जो ऑथर का एक बेसिक थीम है वो ये है कि इंडिया का जो अगर अफगानिस्तान पॉलिसी अगर आप देखें, इंडिया का अगर आप इम्पैक्ट देखें अफगानिस्तान के ऊपर या वहाँ की पॉलिटिक्स के ऊपर या ओवरऑल जो इंडिया के साथ ट्रीट किया गया है इंडिया के साथ, वो ट्रीटमेंट सही नहीं है। इंडिया हैज़ नॉट बीन ट्रीटेड वेरी गुड इन दिस रिगार्ड। ऑथर के अकॉर्डिंग ना इंडिया को किसी और कंट्री ने रिस्पेक्ट दी है, ना इसके पुराने दोस्तों ने रिस्पेक्ट दी है, ना इसके नए दोस्तों ने रिस्पेक्ट दी है। सबसे पहली चीज़ ऑथर ने ये कहा है कि हमको ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि हमको मार्जिनलाइज रखा गया है फ्रॉम इंटायर अफगानिस्तान टॉक्स, फ्रॉम इंटायर अफगानिस्तान पीस प्रोसेस। हमको उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा दूर रखा गया है। कैसे दूर रखा गया है? अगर आप देखें तो ट्रॉइका प्लस नाम से ग्रुप बना जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया, चाइना, पाकिस्तान, ये 4 कंट्री थी। ट्रॉइका प्लस पहले ये बनाया गया, इसमें हमको इंक्लूड नहीं किया गया। उसके बाद अल्टरनेटिव ग्रुप बनाया गया रशिया, ईरान, चाइना, पाकिस्तान का, उसमें भी जो कि रीजनल आर्क था उसमें भी हमको इंक्लूड नहीं किया गया। देन इसके अलावा हमने भी रिसेंटली अमेरिका द्वारा एक क्वाड ग्रुप बनाया गया था जिसमें उज़्बेकिस्तान था, अमेरिका था, अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था, उसमें भी हमको इंक्लूड नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो किसी भी पार्टनर ने, चाहे वो रशिया हो हमारा पुराना दोस्त, चाहे अमेरिका हो हमारा नया दोस्त, they did not include India in their grouping। इनमें इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया। नाइदर इंडियाज ट्रेडिशनल पार्टनर नॉर इंडियाज रिसेंट पार्टनर, किसी ने भी इंडिया को इंक्लूड नहीं किया। दूसरी चीज़ जो ऑथर ने यहाँ पे बोली है वो ये बोली कि इट इज़ टाइम फॉर इंडिया टू एक्सेप्ट दैट इंडिया नीड्स अ न्यू डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी। ये समय बिल्कुल सही रहेगा कि इंडिया को समझ लेना चाहिए कि हमको एक नई डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, हमको एक नई डिप्लोमेटिक पॉलिसी की ज़रूरत है, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि अगर आप देखें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी हम प्रेसिडेंटशिप के उस पर हैं तो वी हैव टू बी वोकल अबाउट द एबोरेंस ऑफ तालिबान रन अफगानिस्तान। अब हमको ये अपॉर्चुनिटी लूज़ नहीं करनी चाहिए, हमको अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए कि हम किस तरीके से तालिबान ने जो अफगानिस्तान में किया है उसको किस तरीके से हम देखते हैं। वी हैव टू बी एबोरेंट एंड वोकल अबाउट दैट। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि हमको हम सबसे बुरा चीज़ ये है कि हमने एक बार भी किसी चीज़ का अपोज नहीं किया, चाहे वो अफगानिस्तान ने इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान की बात की हो। तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है कि इंडिया ने इन सारी चीज़ों का विरोध नहीं किया। वहाँ पे लोगों के साथ जो हो रहा है, इंडियंस को, सिख को रोका जा रहा है वहाँ पे। जैसे कल भी देखा होगा आपने कि 2 वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। सो दिस इज़ द कंडीशन विच विल हैपन आफ्टर द ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान बाय तालिबान। ये एक बार का केस नहीं है, ऐसा रोज़ होगा वहाँ पे, है ना। और ऐसे में हमको बहुत ज़्यादा वोकल रहने की ज़रूरत है, एबोरेंट रहने की ज़रूरत है। Next, India must take a leading role in the debate over who will be nominated to the Afghan seat at the UN। अब एक और इशू जो है वो ये है कि अफगान सीट को रिप्रेजेंट कौन करेगा यूएन में। अफगान सीट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कोई तालिबान का एम्बेसडर आएगा या समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ हमको क्लियर रखनी है कि वहाँ पे हमको किसी को रखना है या फिर एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस वी कैन डू इज़ दैट वी कैन कीप दैट पोस्ट एज अबैंडन्ड और वैकेंट। तो ये हमको सोचना है और हमको इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी करना है। ये नहीं कि इंडिया का जो स्टैंड रहता है डिप्लोमेटिकली, जो स्टैंड रहता है हमेशा वो या तो एब्सटेन कर जाना या वोट ना करना या किसी चीज़ में कुछ बोलना ही नहीं। हम उसको न्यूट्रलिटी मानते हैं बट एक्चुअली वो न्यूट्रलिटी होती नहीं है, वो आपकी वीकनेस कहलाती है। और ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इंडिया जो है अपनी वीकनेस, इसका अपने आप को वीक ना होने दे। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंडिया शुड टेक दीज इशूज़ सीरियसली। इन इशूज़ को सीरियसली लेने की ज़रूरत
है। दैट इज़ द थिंग विच ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हम तालिबान के साथ किस तरीके से डील करना चाहते हैं। हमारा स्टैंड हमेशा से ये रहा है कि हम अफगान लेड गवर्नमेंट के साथ ही बातचीत करेंगे, बट अब वो समय आ गया है कि हम इस चीज़ को चेंज करें, या फिर उसी चीज़ को अगर कंटिन्यू करना है तो हम कितना ज़्यादा असर्टिवली उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या हमको बैक चैनल से यहाँ पे तालिबान के साथ डील करना चाहिए या बैक चैनल डिप्लोमेसी का यूज़ करना चाहिए? सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एक पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से हमको चेंज करने की भी ज़रूरत है, और उसको एक्चुअली एक पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में लाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारी एक्चुअली में कोई पॉलिसी है ही नहीं ऐसी चीज़ों में। ऑथर ने लास्ट चीज़ ये कही कि फाइनली गवर्नमेंट को एक ये चीज़ इंश्योर करनी है कि हमको सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ के लोगों को आज भी वैसे ही एम्ब्रेस करना है जैसे हम पहले करते थे, ठीक है ना। ये नहीं कि हम उनको गलत तरीके से दूसरे तरीके से एम्ब्रेस करने लगें। वी हैव टू एम्ब्रेस द पीपल ऑफ अफगानिस्तान जैसे हम पहले करते थे। गवर्नमेंट की एफर्ट होनी चाहिए कि वो बेसिकली जो वहाँ से लोग आ रहे थे, मेडिकल टूरिज्म में आ रहे थे या जो भी आ रहे थे, उनको बिल्कुल कैंसिल ना करें, उनको आने दे। एंड ऐसे में बहुत कई बार ऐसा होता है कि इंडिया जो है हम निगेटिव स्टैंड भी ले सकते हैं, लेकिन हमको वहाँ के लोगों के लिए निगेटिव स्टैंड नहीं लेना है। इट इज़ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान जिनको हमको अच्छे से डील करना है। दे आर ऑल्सो द विक्टिम्स ऑफ तालिबान। वो तालिबान के लोग नहीं है, दे आर विक्टिम्स ऑफ तालिबान। तो हमको उनको उसी तरीके से जैसा हम पहले उनको डील करते थे वैसे ही हमको उनके साथ डील करना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगला जो आर्टिकल हम रीड करेंगे वो है द वल्चर पॉपुलेशन एंड देयर सिग्निफिकेंस। वल्चर, इसको क्लीन अप क्रू कहा जा रहा है। क्लीन अप क्रू क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो रेमिनेंट्स होते हैं, कैराकासेस होते हैं, उनको क्लीन करते हैं। वल्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, कैराकासेस को हटा करके डिसीजेस को कंट्रोल करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वल्चर्स जो हैं पहले से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनका। और जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल रामायण का दिया गया है। जटायु एक वल्चर ही था, जटायु संपाति, आपने नाम सुना होगा। जटायु का भाई संपाति था। बोथ प्लेड वाइटल रोल इन द डिस्कवरी ऑफ रावणा, है ना। डिस्कवरी ऑफ रावणा, सीता रावण के साथ हैं। ऐसा इन्हीं जटायु और संपाति भाइयों की वजह से ही पता चला था लॉर्ड राम को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल पहले से भी प्ले करते आए हैं, और अभी भी द क्लीन अप क्रू के रूप में जो इन्होंने रोल प्ले किया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑथर कह रहे हैं कि जो वल्चर पॉपुलेशन है वो इतना डिक्रीज हुई है इंडिया में। 95% ऑफ इट्स वल्चर पॉपुलेशन हैज़ बीन लॉस्ट फ्रॉम 1990s टू मिड 2000s। तो 2000 के 5 तक ही अगर आप देखें तो वल्चर पॉपुलेशन 95% रिड्यूस हो चुकी है। और इंडिया में बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है कि हम वल्चर्स का कंजर्वेशन शुरू करें और उनको एक्सटिंक्ट होने से बचाएं। वी हैव टू प्रोटेक्ट द वल्चर्स फ्रॉम गेटिंग इंस्टिंक्ट, एंड उनको कंजर्वेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो कई मिथ एंड कई फैक्ट्स हैं जो कि वल्चर्स से एसोसिएटेड है। ऑथर ने एक करके उनको डील किया है। लेट मी टेल यू अबाउट देम। वल्चर्स को पहले मिसअंडरस्टूड किया जाता था एज सोर्स ऑफ डिसीजेज। वल्चर्स को सोर्स ऑफ डिसीज़ माना जाता है, ऑल्दो क्या है कि एक्चुअली में वो डिसीज़ को कम करने के काम आते हैं। वो कैराकासेस को, वेस्ट को, जिस तरीके का रेमिनेंट होता है इसको हटाते हैं, सिक एंड वुंडेड एनिमल्स को खाते हैं, उसको उन पे फीड करते हैं। तो एक तरीके से वो क्लीन अप क्रू के रूप में काम करते हैं रादर देन स्प्रेडर्स ऑफ डिसीजेस, ठीक है ना। वल्चर्स जो है वो एक्सीपिट्रिडे फैमिली से हैं, एक्सीपिट्रिडे फैमिली से हैं। एंड इनके मेंबर्स इंक्लूड ईगल्स, हॉक्स एंड काइट्स। कौन कौन है? ईगल, हॉक एंड काइट है। एंड इनका एवरेज जो लाइफ स्पैन होता है वो 10 से 30 साल का होता है। बल्कि होते हैं, नेस्ट ये टॉल ट्रीज या रॉकी क्लिफ्स पे बनाते हैं। वल्चर्स स्लो ब्रीडर्स होते हैं, इसलिए इनका सर्वाइवल बहुत जरूरी, स्लो ब्रीडर्स होते हैं, स्लो सर्वाइवल जरूरी है। आइट साइट काफ़ी स्ट्रांग होती है, सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रांग होता है। डेड एनिमल्स पे ये फीड करते हैं। एंड इनका कोई वॉइस बॉक्स नहीं होता, दे डू नॉट हैव अ वॉइस बॉक्स, दे कैन नॉट सिंग एंड दे कम्युनिकेट वाया ग्रंट्स और हिसेस। तो ग्रंट और हिसेस के थ्रू ये कम्युनिकेट करते हैं, गा नहीं सकते, इनके पास कोई वॉइस बॉक्स नहीं होता है। एंड दे फीड अपॉन द कैराकासेस एंड ऑल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में अगर आप देखें तो 9 वल्चर्स की वैरायटी है। एंड इनका स्टमक जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है, ताकि ये रॉटिंग कैराकासेस को भी ईट कर सकें। हाईली एसिडिक स्टमक दे हैव, ठीक है ना। इंडिया में 9 स्पीशीज़ हैं वल्चर्स की, और मोस्ट ऑफ देम आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक बार प्लीज़ हमको वल्चर के 9 स्पीशीज़ बता दो तो मज़ा आ जाए, है ना। रुको बता देता हूँ।
ये देख लो, तो आपको ये दिख रहा है नेम ऑफ द वल्चर स्पीशीज, आयुषन स्टेटस एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो है भैया ये आपके हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसका नाम है वाइट ये ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर, इसको जिप्स बेंगालेंसिस भी कहा जाता है, ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर इसको बोलते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं। दूसरा है स्लेंडर बिल्ड वल्चर, इसको जिप्स टेन्यूरोस्टेरस भी कहते हैं, स्लेंडर बिल्ड वल्चर ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो आप देख रहे हैं ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, स्लेंडर बिल्ड वल्चर भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लॉन्ग बिल्ड वल्चर भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। आप देख रहे हैं लॉन्ग बिल्ड वल्चर भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इजिप्शियन वल्चर जिसको नेफ्रॉन परनोप्टेरस बोलते हैं वो भी इंडेंजर्ड है आपका। रेड हेडेड वल्चर जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, रेड हेडेड वल्चर आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, दैट इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर, रेड हेडेड वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। देन इंडियन ग्रिफॉन वल्चर जो है वो उसको वो लीस्ट कंसर्न है, इंडियन ग्रिफॉन वल्चर लीस्ट कंसर्न है। हिमालयन ग्रिफॉन जो है आपका नियर थ्रेटेंड है, हिमालयन ग्रिफन नियर थ्रेटेंड है। देन सिनेरस वल्चर जिसको कि एजिपियस मोनाकस भी कहा जाता है, सिनेरस वल्चर आपका नियर थ्रेटेंड है। बियर्डेड वल्चर, जो बियर्डेड वल्चर होता है इसको लैमर गियर भी कहा जाता है, ये नियर थ्रेटेंड है। तो ये 9 वल्चर स्पीशीज़ हैं जिनका आयुषन स्टेटस और ये सब मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप इसको याद रखेंगे, इसको याद रखना है ना, मिस मत करना। तो वल्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सब। अब वल्चर्स के खत्म होने का जो मेन रीज़न है वो है डाइक्लोफिनैक। आप सबको पता है कि डाइक्लोफिनैक जो है वो पेन किलर्स में यूज़ होता है। आज भी कोई दर्द की कोई दवाई अगर आप देखो तो उसका फॉर्मूला में डाइक्लोफिनैक आपको दिखा मिल जाएगा। तो डाइक्लोफिनैक क्या होता है कि कई बार क्या होता था, ये जब ट्रांसमिट होता था कैराकासिस को एनिमल्स को, और एनिमल्स के थ्रू ये जब एनिमल्स को ये ईट करते थे तो डाइक्लोफिनैक जो है ये इनके एग्स को ब्रिटल कर देता है वल्चर्स के। दूसरी चीज़ उनकी किडनी में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, इसलिए वल्चर्स की जो है वो डेथ हो रही थी बिकॉज ऑफ किडनी फेलियर एंड ऑल। दूसरा जो रीजन है वो है क्वेरिंग एंड ब्लास्टिंग ऑफ स्टोन्स, जहां पे वल्चर्स के नेस्ट होते थे। माउंटेन्स, हाई माउंटेन्स, यहाँ पे आपने हाई हिल्स में आपने क्वेरिंग किया, ब्लास्टिंग ऑफ स्टोन किया, तो वहां से भी वल्चर्स काफ़ी डिस्ट्रॉय हुए। तीसरा रीजन है कि जो हेल्थ हैजर्ड्स हैं एसोसिएटेड विद द वल्चर्स, सॉरी मेडिकल बेनिफिट्स हैं जो कि एसोसिएट होते हैं वल्चर्स के साथ। कई मिथ हैं कि वल्चर्स का मेडिकल बेनिफिट है, ये है वो है, इस कारण से कई लोगों ने इसको मारना भी शुरू कर दिया, इसकी तस्करी भी शुरू कर दी, है ना। तो दैट वाज अगेन अ रीजन। तो अगर ये रिमूव हो गए सिस्टम से, वल्चर्स रिमूव हो गए, तो सिस्टम को, एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो डेड एनिमल्स अगर रॉट होते रहेंगे लॉन्गर ड्यूरेशंस तक तो वो और ज़्यादा डिसीजेस को फैलाएंगे। ऐसे में ज़रूरी ये है कि जो ये वल्चर्स हैं इनकी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया जाए, इनके कंजर्वेशन के लिए काम किया जाए। डिक्लोफिनैक हमने 2006 में बैन कर दिया। 5 स्टेट्स में अभी भी वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है। जो एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन है, एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020 से 2025 तक ही अप्रूव किया गया है, 2020 में ही अप्रूव किया गया है एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन। तो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है और कई जगहों पे वल्चर रेस्टोरेंट्स भी बनाए गए हैं, वल्चर रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं। ये आइडिया ये भी लोगों को अवेयर कर रहा है रिगार्डिंग द वल्चर पॉपुलेशन। ऐसे वल्चर रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे डाइक्लोफिनैक फ्री कैराकासेस दिए जाते हैं कैटल्स के टू द वल्चर पॉपुलेशन। तो काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है, लेकिन स्टेप्स को और ज़्यादा रैंप अप करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार ये खत्म हो गए तो फिर दोबारा ये बहुत मुश्किल है कि सर्वाइव कर पाएँ। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। ड्रोन रूल्स एम टू हेल्प स्टार्टअप्स। अब यहाँ पे ड्रोन रूल्स लाए गए हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने नए ड्रोन रूल्स 2021 ले आए, जिसमें उन्होंने क्या किया है कि वेट ऑफ अ फुल्ली लोडेड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो इंक्रीज कर दिया है फ्रॉम 300 किलोग्राम टू 500 किलोग्राम। जो फुल्ली लोडेड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है उसका वेट, जो पहले कट ऑफ वेट था वो 300 किलोग्राम का था, अब उस कट ऑफ वेट को बढ़ा करके 500 किलोग्राम कर दिया गया है, ताकि हैवी पेलोड कैरिंग क्राफ्ट्स को भी इसमें बनाया जाए, ड्रोन्स के अंतर्गत लाया जा सके, ठीक है ना। अब की फीचर्स जो हैं इसके वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ स्टार्टअप्स, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, नेस्कॉम ने वेलकम किया है इस मूव को, क्योंकि ये स्मॉल स्टार्टअप्स को, बड़े स्टार्टअप्स को, मीडियम स्टार्टअप्स को इनोवेटिव यूज़ केसेस बनाने में और ई कॉमर्स के लिए, एग्रीकल्चर, माइनिंग, हेल्थ केयर, इमरजेंसी रिस्पॉन्स या लॉजिस्टिक्स के लिए जो ड्रोन्स हैं उनको रिसर्च डेवलपमेंट और उनको बनाने में मदद करेगा। सबसे
पहला जो आप रूल्स एक एक करके बताता हूं। अंडर द न्यू रूल्स, नो सिक्योरिटी क्लियरेंस विल बी रिक्वायर्ड बिफोर एनी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस इशुएंस फॉर ड्रोन। कोई भी आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी बिफोर एनी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस इशुएंस। दूसरा चीज, नंबर ऑफ फॉर्म्स जो थे पहले वो 25 भरने पड़ते थे परमिशन के लिए, अब उनको घटा करके 5 कर दिया गया है। नंबर ऑफ परमिशंस 25 से 5 कर दिया गया है। फिर नो पायलट लाइसेंस विल बी रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग नैनो ड्रोन्स। नैनो ड्रोन्स या माइक्रो ड्रोन्स ऑपरेट करने के लिए कोई भी पायलट लाइसेंस आपको जरूरत नहीं है ना। अगर आप नॉन कमर्शियल यूज के लिए कर रहे हो, कोई भी आपको पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं है फॉर माइक्रो ड्रोन्स एंड नैनो ड्रोन्स। डायरेक्टर जनरल या फिर कोई ऐसी एंटिटी जिसको कि ऑथराइज करेगा डायरेक्टर जनरल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो डायरेक्टर जनरल या कोई ऐसी एंटिटी जिसको डायरेक्टर जनरल ऑथराइज करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, या फिर कोई और टेस्टिंग एंटिटी जो रहेगी वो इशू करेगी टाइप सर्टिफिकेट फॉर ड्रोन। वो क्या इशू करेगी? टाइप सर्टिफिकेट फॉर ड्रोन, ठीक है ना। नो टाइप सर्टिफिकेट, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्रायर परमिशंस या रिमोट पायलट लाइसेंस विल बी नीडेड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंटिटीज। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आ रहे हो तो नो टाइप सर्टिफिकेट, कोई टाइप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की जरूरत नहीं है, कोई प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है, कोई रिमोट पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं है अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आ रहे हो तो, ठीक है ना। इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स विल बी रेगुलेटेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। याद रखिएगा, इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स जो है वो कौन हैंडल करेगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इसको हैंडल करेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखना है कि जो फॉरेन एंटिटीज़ थी, अगर वो मतलब कि अगर वो क्या करें, अगर हैंडल कर रही हैं इंडियन कंपनीज़ को, इंडियन कंपनीज, ड्रोन कंपनीज़ को, तो उनकी ओनरशिप में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी। दैट इज़ अगेन अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। ओनरशिप में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी फॉरेन एंटिटी द्वारा, कितनी भी ओनरशिप हो सकती है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंपोर्टर्स हो गए, वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं फ्रॉम द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। तो सेल्फ सर्टिफिकेशन से ही आप अपना डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म में रजिस्टर कर सकते हो। आपको आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरर्स को, इंपोर्टर्स को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा। कहाँ से? डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि सेल्फ सर्टिफिकेशन रूट से ही आप कर सकते हैं। तीसरी चीज़, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द ड्रोन्स विल हैपन थ्रू द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है सारे ड्रोन्स का, वो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के थ्रू ही होगा। एंड इंटरएक्टिव, अब इसमें एक और चीज़ है कि कलर कोडिंग, इंटरएक्टिव एयर स्पेस मैप बनाया गया है जिसमें कलर कोडिंग है, ग्रीन, येलो एंड रेड जोन्स, है ना। जो एयर स्पेस मैप है उसको ग्रीन, येलो और रेड जोन में रखा गया है, वो भी डिस्प्ले होगा ऑन द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। जो येलो जोन है उसको रिड्यूस कर दिया गया है फ्रॉम 45 किलोमीटर टू 12 किलोमीटर। येलो जोन को रिड्यूस किया गया है 45 किलोमीटर से 12 किलोमीटर फ्रॉम द एयरपोर्ट पैरामीटर। और कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है अगर आप ग्रीन जोन में ऑपरेट कर रहे हो तो। ग्रीन जोन में ऑपरेट करने के लिए ड्रोन के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। सेफ्टी फीचर्स लाइक नो परमिशन, नो टेक ऑफ। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेफ्टी फीचर आपको नो परमिशन, नो टेक ऑफ, रियल टाइम ट्रैकिंग बीकन, जियो फेंसिंग, ये नोटिफाई किए जाएंगे जल्द ही। एंड मिनिमम 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा फॉर द कंप्लायंस। तो ये नो परमिशन, नो टेक ऑफ, रियल टाइम ट्रैकिंग बीकन, जियो फेंसिंग, ये सारे जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं ये अभी इनको नोटिफाई किया जाएगा जल्दी ही। नो पर्सन शैल कैरी डेंजरस गुड्स ऑन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट अनलेस such operations are in compliance with the aircraft carriage dangerous goods rules 2003। तो एयरक्राफ्ट में क्या चीज़ जा सकती हैं इसके लिए रूल्स हैं, 2003 में आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियज ऑफ डेंजरस गुड्स रूल्स 2003 बोलते हैं। उसमें कोई भी व्यक्ति कोई भी डेंजरस गुड नहीं ले जाएगा इन एन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट अनलेस द ऑपरेशंस आर इन कंप्लायंस विद दीज रूल्स। इसके अलावा अगर कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें ड्रोन्स इन्वॉल्व हैं तो वो 48 आवर्स के अंदर आपको रिपोर्ट करने पड़ेंगे। द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर द वायलेशन has been reduced to 1 लाख रुपीस। वायलेशन के केस में जो मैक्सिमम पेनल्टी वो 1 लाख रुपए की रहेगी। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको देखना है, तो आप मेरे साथ मूव करिए।
इंडियन फर्म टू बिल्ड ब्रिज इन मालदीव्स। इंडियन जो है वो फर्म एफकॉन्स है, एक एफकॉन्स एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि मालदीव्स में एक ब्रिज बनाने वाली, जिसको ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कहा जाता है, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कहा जाता है। एंड इसके अंतर्गत 6.74 किलोमीटर 6.74 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज एंड कॉजवे लिंक बिटवीन माले एंड द नियर बाय आइलैंड्स ऑफ विलिंगली, गुलहिफल्हू एंड थीला फूशी। याद रखेगा, ये नाम याद रखेगा, विलिंगली, गुलही फलहू एंड थीला फूशी, दीज आर द आइलैंड्स। ये माले के नियर बाय आइलैंड्स हैं, इनके नाम याद है। कई बार क्या होता है कि ये 3 नाम देकर के यूपीएससी आपसे पूछ लेगा कि ये क्या है, तो विलिंगली, गुलही फलहू एंड थीला फूशी जो है, दीज आर द आइलैंड्स, नियर बाय आइलैंड्स, जो कि माले के नियर बाय आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये जो है ब्रिज कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब एफकॉन्स का ये कहना है कि जो एफकॉन्स एक कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एंड ये चेनाब रेलवे ब्रिज भी इसने बनाया है, याद रखना है आपको। एंड दिस प्रोजेक्ट जो माले का प्रोजेक्ट है, जो ये ग्रेटर कनेक्टिविटी माले प्रोजेक्ट है मालदीव्स का, इसको इस प्रोजेक्ट ये उनका एफकॉन्स का कहना है कि दिस इज बिगर देन सीना माले ब्रिज विच वॉज बिल्ट बाय द चाइनीज असिस्टेंस दैट कनेक्ट माले विद द हुलहू माले एंड हुलहुले, है ना। अब ये क्या है यार, ये चीज़ें क्या है समझ ही नहीं आती। माले की कनेक्टिविटी हुलहू माले एंड हुलहुले के द्वारा के साथ की गई है बाय दिस सीना माले ब्रिज, चाइनीज असिस्टेंस से बनाया गया था ये। तो एफकॉन्स का कहना है कि ये उससे बड़ा प्रोजेक्ट है, ग्रेटर माले प्रोजेक्ट है जो है वो बड़ा प्रोजेक्ट है। कल मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी ई श्रम पोर्टल की, तो ई श्रम पोर्टल आज न्यूज़ में आया है द हिंदू में, है ना। लेबर मिनिस्ट्री का एक पोर्टल है ई श्रम पोर्टल, जिसमें कि लेबर जो है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए या सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम्स हैं उनके बेनिफिट्स को उठाने के लिए रजिस्टर कर सकती हैं। यहाँ पे इनको उनका यूनिक नंबर मिल जाएगा, जो उनका ई श्रम नंबर रहेगा या UAN यूनिवर्सल अकाउंट नंबर रहेगा, वो यहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। UN बैन्स ब्रिटिश स्टैम्प्स इन चैगोज आइलैंड। यूनाइटेड नेशंस ने एक बड़ा स्टेप लिया है कि जो ब्रिटिश स्टैम्प्स हैं, ब्रिटिश स्टैम्प्स का यूज़ अब चैगोज आर्कीपेलागो में नहीं किया जाएगा। ब्रिटिश स्टैम्प्स का यूज़ अब चैगोज आर्कीपेलागो में नहीं किया जाएगा। अब चैगोज आर्कीपेलागो क्या है, एक्चुअली में एक डिस्प्यूट है, आप सबको पता होना चाहिए। चैगोज आर्कीपेलागो एक डिस्प्यूट है जो कि ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में है, ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में है। और ये एक ग्रुप ऑफ चैगोज आर्कीपेलागो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इंडियन ओशन में है ये, ऑब्वियस सी बात है इंडियन ओशन में है ये। और इसके ऊपर ब्रिटेन अपना क्लेम करता है, कहता है कि भैया हम 1800 ये आपको ईयर बता देता हूँ मैं, 1814 से ये हमारी टेरिटरी है, ये ब्रिटेन का कहना है। लेकिन मॉरिशस का कहना है कि नहीं भैया 1968 से ये हमारी टेरिटरी है। ब्रिटेन का क्या कहना है कि 1968 से ये हमारी टेरिटरी है। मॉरिशस का कहना है कि 1968 से हमारी टेरिटरी है, फिर भी हमको आप ये नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट गिविंग अस दिस टेरिटरी, एंड आप इसको अपना क्लेम करते हो। तो मॉरिशस, देखो यहाँ पे लिखा है मॉरिशस बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1968, तो चैगोज आर्कीपेलागो लेकिन अभी भी ब्रिटिश के कंट्रोल में है। तो अब यूनाइटेड नेशंस ने एक बड़ा स्टेप लिया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आपको ब्रिटिश स्टैम्प्स अब यूज़ नहीं करने हैं इन द चैगोज आर्कीपेलागो। और ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जो कि यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, वहाँ पर ये वोट किया गया। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन याद रखिएगा ट्रीटी ऑफ बर्न द्वारा 1874 में बनाया गया था। 1874 में ट्रीटी ऑफ बर्न के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी, यूनाइटेड नेशंस की, कोऑर्डिनेट करती है पोस्टल पॉलिसीज़ को अमंग द मेंबर नेशंस। तो वही है, पोस्टल स्टैम्प्स को मना करना था, इसलिए ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने डिसाइड किया। ट्रीटी ऑफ बर्न 1874 याद रखना, इसका हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड में ही है, ठीक है ना, बर्न स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर, ये भी याद रखेगा। सो ये चीज़ यहाँ पे आपको मैंने बता दी। आगे देख लो, यहाँ पे लिखा है ऑल्दो मॉरिशस बिकेम, तो ये 2-3 चीज़ें याद रखेंगे ना। मॉरिशस कब आज़ाद हुआ, 1968 में आज़ाद हुआ, लेकिन ब्रिटिश जो कंट्रोल है वो अभी भी इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है चैगोज आर्कीपेलागो को। चैगोज आर्कीपेलागो का ओशन याद रखना, मैंने आपको बता दी चुकी, ये किस में है, इंडियन ओशन में। तो ये भी आपको याद रखना है कि इंडियन ओशन में है ना। अभी तक इसमें BIOT यानी कि ब्रिटिश इंडियन ओवरसीज टेरिटरी के रूप में इसको यूज़ किया जाता था, एंड दिस नेम वॉज गिवन बाय द
ब्रिटेन टू दिस आर्कीपेलागो। ब्रिटिश इंडियन ओवरसीज टेरिटरी बोलते थे इसको, ब्रिटिश इंडियन ओवरसीज टेरिटरी बोलते थे, ठीक है ना। दैट इज अगेन अ थिंग विच यू शुड रिमेंबर। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि ब्रिटिशर्स का क्या क्लेम है, यूके का ये कहना है कि हमारी सॉवरेनिटी को आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो है वो 1814 से अनडिस्प्यूटेडली हम इस आर्कीपेलागो को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। अभी ब्रिटेन इंसिस्ट कर रहा है दैट आर्कीपेलागो बिलोंग्स टू लंदन एंड हैज रिन्यूड अ लीज एग्रीमेंट। ये अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने रिसेंटली रिन्यू किया लीज एग्रीमेंट विद द यूएस टू यूज द डियागो गार्सिया। तो एक अभी इन्होंने लीज एग्रीमेंट किया है विद द यूएस टू यूज डियागो गार्सिया विच इज द लार्जेस्ट ऑफ द आइलैंड्स अंटिल 2036। यहाँ पे एक लीज एग्रीमेंट कब तक का किया है, 2036 तक का किया है, टू यूज डियागो गार्सिया। इसके डियागो गार्सिया के लिए किससे उन्होंने किया है, यूएसए के साथ उन्होंने लीज एग्रीमेंट किया है, ठीक है। That is the thing again which is important. I hope you got clarity regarding that as well. So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share and subscribe. Keep loving us, keep sharing us, and आपके जो भी सुझाव हो, जो भी डाउट्स हो, आप हमसे पूछ लिया करिए। कोई वीडियो टॉपिक आपको स्पेशल टॉपिक पे चाहिए, किसी टॉपिक पे नोट्स चाहिए, तो आप मेरे से आराम से बोल सकते हैं। आई विल डेफिनेटली लुक आफ्टर योर रिक्वेस्ट, या जो भी आप उसमें डिमांड करते हैं, आई विल लुक आफ्टर दैट। सो दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।